जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम अकाडमी परिवार में। और मैं हूं सूरज कुमार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, साथ ही साथ पढ़ाई करोगे। तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो, जो कि आपका क्लास 8 का जो 16 मार्च का एग्जाम होने वाला है ना, उसमें जो आपका मैथमेटिक्स का पेपर होगा, उसमें आपका 50 आउट ऑफ 50 आपका नंबर आ जाए, पूरा एकदम फुल मार्क्स आ जाए, उसके लिए आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का हम लोग सीरीज लेकर आए हैं। ये हमारा सेट 3 नंबर का वीडियो है, यानी कि ये हमारा तीसरा वीडियो है। उसी प्रकार से आपका मैंने साइंस का भी 4-5 सेट ले लिया, अगर नहीं देखे तो देख लीजिएगा। आपकी प्रीतम अकाडमी, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे आपका मैथ हो या साइंस हो या एसएसटी हो या हिंदी इंग्लिश हो, सभी का आपके लिए क्या कर रही है, बहुत सारे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रही है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिससे आपका एग्जाम में फुल मार्क्स प्रत्येक सब्जेक्ट में आ जाए। तो भाई साहब, हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग भी थोड़ा सा फर्ज बनता है, आप लोग क्या कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ बेल का आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर लीजिएगा, ताकि हम लोग जैसे वीडियो डाले आपके पास पहुंच जाए और आप लोग फायदा उठा पाओ, इसका लुत्फ उठा भाई साहब। क्योंकि हम लोग दावे के साथ बोल सकते हैं यहीं से आएगा, इसलिए बोल रहा हूँ कि जल्दी से इन वीडियो को देख लो, सभी वीडियो को देख के खत्म कर लो, ठीक है। और ये सभी का सभी वायरल प्रश्न है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि या तो पूछे जा चुके हैं या 100% जो आने वाले प्रश्न सब है, ठीक है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन मैं आपके लिए चुन के लाया हूँ, तो वैसा पढ़ लो अच्छे से, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देख लो, सबसे पहला प्रश्न आपके पास इस वीडियो का है। मैंने क्वेश्चन नंबर लिख कर नहीं लाया हुआ, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लिख कर लाया हूँ। लिखा हुआ है कि 8,000 रुपये का, मैंने 8,000 रुपये दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। देख लो, 8,000 रुपये का 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है ना आपके पास, जिसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं, जिसको आप फॉर्मूला होता है P इंटू का 1 प्लस का R अपॉन में 100 का पावर में आपके पास टेबल होगी। ये सर क्या है? तो यहाँ पे जो P होता है ना, P का मतलब होता है मूलधन, यानी कि जितना का आप लोग लोन ले रहे हो या उधारी ले रहे हो, जो कि यहाँ पे 8,000 रुपया, तो यहाँ पे P कितना आपके पास 8,000 रुपया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे R का वैल्यू क्या है? यहाँ पे जो R लिखा है, R का मतलब होता है दर, रेट, कि आपको साल में कितना दर लग रहा है। जैसे कि यहाँ पे 5% का लग रहा है, तो वही दर होता है, तो यहाँ 5% लिख देता हूँ। अच्छा, टी तो सबको पता है, टी मैंने समय, कितने समय के लिए बात की चल रही है, 2 वर्ष के लिए बात चल रही है, तो टी का वैल्यू 2 हो गया। बस आप लोग फॉर्मूला में पुट कर दो, वैल्यू सब आपका आ जाएगा आंसर। अच्छा, पी का वैल्यू 8,000, तो मैं यहाँ पे 8,000 लिख देता हूँ, ठीक है। इंटू का 1 प्लस का रेट, जो कि आपके पास 5%, तो मैं 5 लिख देता हूँ, अपॉन में यहाँ नीचे में 100 है, ठीक है, अपॉन में टी। अब बस इसको सिंपली सॉल्व करो, ये 8,000 का आपके पास 8,000 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देख लो, आप क्या करो, नॉर्मली भिन्न का जोड़ कर लो, तो आपके पास कितना हो जाएगा, आपके पास इसका भिन्न का जोड़ अगर करोगे तो देखोगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलसीएम में आपके पास 100 आ जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास 100 प्लस का 5, और इसका पावर में अभी भी टी है आपके पास, ठीक है। चलो आगे सॉल्व करो, ये आपके पास 8,000 हो गया, ठीक है। टी का वैल्यू एक काम करो, पुट कर ही लो, तो चलो मैं टी का वैल्यू यहाँ पुट कर ही देता हूँ, ठीक है। जो कि आपके पास टी का वैल्यू कितना आपके पास 2 वर्ष का है, तो मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, टी का वैल्यू मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, ठीक है। अच्छा चलिए, आप देख लो यहाँ पे, जैसे इसको आगे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 105 अपॉन में 100 का पावर हो जाएगा 2, ठीक है। अच्छा, यहाँ इसको काट दो तो 5 का पढ़ा में, तो देख लो ये 5 का पढ़ा में इजीली कट जाएगा, जो कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। हो जाएगा यहाँ पे 20 हो जाएगा, और ये 5 पढ़ा में कितना बढ़ जाएगा, 5 दूना 10, 5 एक 5, यानी कि 21 बटे में 20 निकल कर आया। देखो, तो ये आपके पास हो गया, आपके पास 8,000 रुपया हो गया यहाँ पे, और इंटू का आपके पास 21 बटे में 20 का स्क्वायर आ गया। अच्छा, 8,000 का आपके पास 8,000 रुपया है यहाँ पे, इंटू का 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441 होता है। 20 का स्क्वायर आपके पास कितना होता है, 400 होता है, ठीक है। थोड़ा मोड़ा स्क्वायर आपको याद आना चाहिए, कम से कम 30 तक, ठीक है। अच्छा, देख लो यहाँ से 2 जीरो 2 जीरो यहाँ से कट गया। अच्छा, कितना हो जाएगा यहाँ पे, 4 दूना 8, यानी कि 20 यहाँ पे आ गया। तो आपके पास हो गया 20 गुने में 441। आप इसको गुना कर दो तो कितना हो जाएगा आपके पास, 0 2 1 2 2 चौके 8 2 चौके 8, यानी कि कितना हो गया आपके पास फाइनल जो आपके पास आंसर निकल कर आ चुका है, जो कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आपके पास आ गया है 8,820 रुपये। आपको कितना रुपया मूलधन, या फिर बोलो मूलधन बोल रहा हूँ, 8,800 रुपया ब्याज सहित, चक्रवृद्धि ब्याज सहित आपको पैसा पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना हो गया आपके पास 8,820 रुपया, जो कि डी नंबर का ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा। अच्छा, अगर क्वेश्चन में सिर्फ पूछता है कितना ब्याज लगा, तो बस जो आपके पास ये जो चक्रवृद्धि ब्याज के सहित जो आपके पास पैसा निकल कर आया, उसको क्या करिएगा आप लोग, उसमें से आप लोग जो मूलधन था उसको माइनस कर दीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कितना ब्याज निकलेगा। देखते ही पता चल रहा है कि 820 रुपये का आपके पास ब्याज लग रहा है। तो अगर ये पूछता तो आप लोग आराम से निकाल सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। टेंशन मत लो, ये जो मैं लिख रहा हूँ इसका आपको पीडीएफ भी मिलेगा, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, एक भी पैसा नहीं देना है, क्योंकि प्रीतम अकाडमी फ्री एजुकेशन पर बिलीव करती है। एकदम फ्री मिलेगा, आपको टेंशन नहीं लेना। फ्री कहाँ से मिल सकते हो आप लोग, तो इस वीडियो के डिस्कशन में हमारा व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, जाकर वहाँ ज्वाइन हो जाएगा, वहाँ से आप लोग पीडीएफ ले सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते। लिखा हुआ कि ये तो आपका, हाँ, लिखा हुआ कि 5 रुपये आपके पास दिया 5,000 रुपये की राशि, ठीक है, 4% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए उधार ली जाती है।
इस राशि के लिए साधारण ब्याज दिया होगा। यानी इसमें साधारण पूछा है, ऐसा है पूछा है सिंपल इंटरेस्ट। तो साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है आपके पास वो होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। यहाँ भी जो आपके पास P है वही मूलधन है, R क्या है जो दर है, और T क्या वही समय है। ठीक है, सेम चीज़ है। ठीक है, जिस प्रकार से आप लोगों ने कंपाउंड SI में पढ़ा था, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट में, इससे पहले वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पे P यानी कि प्राइस यानी मूलधन कितना दिया हुआ है, 5000 रुपये दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे 5000 रुपये लिख देता हूँ। यानी कि लोन की राशि जितना आप लोग लोन लेते हो या उधारी देते हो वो होता है आपके पास मूलधन। ठीक है, अच्छा R मैंने वही दर कि साल में, सालाना या मंथली जैसा दर लग रहा है आपका, तो यह 4% का जो भी आपको परसेंट में दिखे ना जनरली इस टाइप के क्वेश्चन में, याद रख लीजिएगा वो दर होता है। ठीक है, अच्छा टी का मतलब होता है समय। ठीक है, तो समय जो कि आपके पास कितने वर्ष के लिए उधारी ली जाती है, 5 वर्ष के लिए, तो टी समय हो गया 5 हो गया। बस आप फॉर्मूला पुट कर दो, पी का वैल्यू 5000 है तो मैं यहाँ पे 5000 लिख देता हूँ, इंटू का आर जो कि आपके पास कितना है, आपके पास 4% का है, इंटू में टी जो कि आपके पास 5 का है, अपन में 100 हो गया। अच्छा ये यहाँ से कट जाएगा आपके पास 2 जीरो यानी खत्म हो गया, 50 गुणा 40, 50 गुणा 4 कितना हो जाएगा आपके पास, 5 चौको 20 यानी कि 200 हो गया, गुणा में 5 यानी कि 200 गुणा 5 टोटली कितना हो गया आपके पास 1000 रुपया। यानी कि आप लोग का जो आपके पास जो साधारण ब्याज निकल कर आया वो कितना निकल कर आ गया, 1000 रुपया, जो कि बी नंबर का ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देख लो नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा लिखा हुआ है आपके पास 500 रुपये के घड़ी को कितने में बेचा जाए कि आपके पास 12.5% का लाभ हो। यानी समझो आपको 500 रुपया का आपके पास एक घड़ी है, इसको आपको कितना लाभ में बेचना है, 12.5% लाभ में। यानी सबसे पहली बात कि 500 का क्या करना पड़ेगा आपको, 12.5% निकाल लो, जितना आपके पास पैसा निकल कर आएगा उतना आपको एक्स्ट्रा पैसा आपको देना पड़ेगा, तब जाके आपके पास 500 रुपया घड़ी बेचने के बाद आपको 12.5% लाभ आएगा। मैंने समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ, समझो आप लोग। देख लो आपके पास आपके पास पैसा कितना है आपके पास, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, बोले मतलब है कि घड़ी का मूल्य कितना है, 500 रुपया है, आपको इसको 12.5% के लाभ में बेचना है। तो आपके पास ये 500 का अगर आप लोग 12.5% निकाल लो, यानी कि 500 रुपया में 12.5% होगा, वो कितना रुपया होगा वो निकाल लो, तो आपको पता चल जाए कि हमको इतना रुपया एक्स्ट्रा और ऐड करके बेचना पड़ेगा 500 रुपये में, तो आपके पास आराम से निकल जाएगा। ठीक है, जो कितना रुपये में आप लोग घड़ी को बेचोगे कि आपके पास 12.5 रुपये निकलेगा, तो बस 500 का क्या करो आप लोग 12.5 रुपया निकालो। तो 12.5 रुपये क्या रहेगा, 500 सबसे पहले 100 से भागा देना पड़ेगा और उसको गुना कर दो 12.5 से, तो ये 5 बार में गया। बस अब इसको क्या करो 5 इंटू का 12.5 से क्या कर दो गुना कर दो, आपके पास आंसर निकल कर आ जाएगा कि आंसर अभी नहीं निकला, ये निकल कर आएगा कि 12.5 आखिर 500 का कितना रुपया होता है। सो ठीक है 12.5%, ठीक है कितना रुपया होता है 500 का, तो गुना करो कितना हो जाएगा, 5 25 का 5 हाथ में रहा, 2 5 10, 2 12 को 2 हाथ में रहा, 5 का 5 और 1 हो गया 6, यानी कि हो जाएगा 62.5 रुपया आपका होता है 12.5% 500 का। यानी कि आपको इस 500 रुपया तो घड़ी का बेचना ही है, 500 रुपया तो लगाना ही है, साथ साथ इसमें आपको और 12.5% इसका लगाना है, यानी कि 62.5 रुपया लगाना है। तो कितना हो जाएगा आपके पास, हो जाएगा आपके पास 562.5 रुपया, यानी 562.5 रुपया में अगर आप लोग बेचोगे तब आपके पास इसका क्या निकल कर आ जाएगा, घड़ी का वो मूल्य निकल कर आएगा कि आप लोग 12.5% लाभ में रहोगे, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा होता है। इस प्रकार से आंसर हो गया। अगर आप लोग चाहते ना तो 500 का डायरेक्टली आप लोग क्या कर लो कि 100 कितना 100 आपके पास कितना 12% बोला ना, तो 112.5% निकाल दो, आपके पास डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। आप लोग इससे भी निकालोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बाकी मैंने लॉन्ग मेथड बता दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है यहाँ पे यदि 20 कलम का दाम 100 रुपया है, देख लो आपके पास 20 पेन का दाम आपके पास कितना दिया, आपके पास 100 रुपया दिया हुआ है, तो 12 कलम का दाम कितना होगा, सबसे पहले एक पेन का दाम निकालो, तो एक पेन का दाम कितना हो जाएगा, इस 100 में क्या करो 20 को भागा दे दो, आराम से निकल कर आएगा, यानी कि 5 रुपया आपके पास एक कलम का दाम निकल कर आ गया। 5 रुपया जो निकल कर आ गया आपके पास एक कलम का दाम निकल कर आ गया, तो एक कलम का दाम 5 रुपया, तो 12 कलम का दाम कितना होगा, जाहिर सी बात है 12 गुणा 5 यानी कि 60 रुपया आपके पास निकल कर आ गया। कितना कलम का दाम, 12 कलम का दाम, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा होगा। कितना ईजी प्रश्न था ना। अच्छा लिखा है कि बच्चों की संख्या 0 7 है, यानी कि 0 साल का मतलब कितना हो जाएगा, बच्चों की संख्या जो हो जाएगा, बच्चों जो है वो कितना है 7 है। ठीक है, बच्चा 7 है, तब कलमों की संख्या कितनी है 14 है, बच्चा 7 है तो कलमों की संख्या 14 है, यानी कि प्रत्येक एक बच्चा के पास 2 कलम है। सीधा सीधी बात है, सिंपल बात है कि अगर मान लो कि ये 7 बच्चा है और कलम कितने हैं 14 है, तो प्रत्येक एक बच्चा को कितना कलम करके मिलेगा, 2 पेन करके मिलेगा। सीधा सीधी बात है, ये सिंपल मैथमेटिक्स है, उतना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं, बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो बताओ पूछा है कि बच्चों की संख्या अगर 2 है तो कलमों की संख्या कितनी होगी। आपको पता है कि एक बच्चा को 2 पेन मिल रहा है, तो 2 बच्चा अगर है तो कितना पेन मिलेगा, 4 पेन ना मिलेगा, तो 4 जहाँ पे दिख रहा है मार दो सही आंसर, डी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अच्छा, आयत के सभी अंत कोणों का योग कितना होता है? भाई साहब देखो, मैं एक आयत यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। ये आपके पास एक आयत हो गया, ठीक है। क्या हो गया आपके पास? एक आयत हो गया। अगर आयत को मैं इस प्रकार से एक विकर्ण अगर मैं इसमें खींचूँ, ठीक है, तो देख सकते हो ये जो आयत है आपके पास, ये जो मान लो दो दो ट्राइंगल से मिलकर बना हुआ है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो सीधा सीधी बोलो कि एक ट्राइंगल के अंत कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और ये भी एक ट्राइंगल है तो इसके भी अंत कोणों का योग 180 डिग्री होगा। यानी एक आयत के टोटल अंत कोणों का योग कितना हो जाएगा? 180 प्लस 180 यानी कि 360 डिग्री। नहीं तो डायरेक्टली याद रख लीजिएगा, एक आयत या फिर बोलो कि एक चतुर्भुज के चारों अंत कोणों का योग जो होता है वो कितना होता है? 360 डिग्री होता है। याद रख लिए बात, सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि घन में कितने शीर्ष होते हैं। देखो घन के लिए मैं क्या करता हूँ, आपको एक डायग्राम दिखा देता हूँ, ठीक है। घन बोला है ना, ठीक है, चलो घन बोला है तो चलो मैं एक डायग्राम आपको खींच कर दिखाता हूँ। ये मैंने एक घन बना लिया, ठीक है, लगभग लगभग ये घन दिख रहा है, ठीक है। तो घन क्या पूछा है? घन का आपके पास क्या पूछा है? घन के शीर्ष के बारे में पूछा है। शीर्ष का मतलब क्या होता है पता है ना? यानी कि जहाँ जहाँ कोना दिख रहा है, कोना कोनी, ठीक है, जहाँ पे मच्छर होते हैं, ठीक है, ये बोलो। तो एक गो कोना दिख रहा है, दो गो कोना दिख रहा है, तीन गो दिख रहा है, एक 4 दिख रहा है, यहाँ पे एक 5 दिख रहा है, एक 6 दिख रहा है, एक 7 और एक 8, यानी टोटल कितने शीर्ष हो जाएंगे? टोटल शीर्षों की संख्या 8 है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर जो आपके पास यहाँ पे बी नंबर दिख रहा है ये करेक्ट हो जाएगा। देखो मैंने आपको डायग्राम के थ्रू समझा दिया ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट में लिखा है कि 3D आकृतियों के उदाहरण दे। 3D आकृतियों के उदाहरण, तो 3D में यहाँ पे जो घन होता है वो भी 3D होता है, घना भी 3D होता है, गोला भी 3D होता है। तो इनमें से सभी आपका सही आंसर हो जाएगा। जैसे अगर मैं दिखा दूँ, देख लो, जो भी 3D डायग्राम होते हैं वो घन, घनाभ और गोला तो होता है, उसके अलावा जो बेलन है वो भी 3D डायग्राम है, शंकु भी 3D डायग्राम है, गोला तो जो कि ऑप्शन में था। अच्छा, अर्धगोला भी क्या हो जाएगा? एक 3D डायग्राम हो जाएगा। परंतु अगर मैं 2D की बात करूँ तो त्रिभुज, आयत, वर्ग और आपके पास वृत्त, ये सब क्या होता है? 2D होता है। याद रख लीजिए बात। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ABCD चतुर्भुज में आपके पास AB बराबर में BC बराबर में CD होगा, ठीक है, क्वेश्चन या मिस्टेक है। CD बराबर में AD है, यहाँ पे आपके पास CD है, बराबर में AD है, तो यह क्या होगा? यह एक वर्ग होगा। क्यों? क्योंकि देखो भाई साहब, मैं एक यहाँ पे वर्ग ड्रॉ करता हूँ, देखो, ठीक है, इस वर्ग को मैं बना लिया। तो देख लो वर्ग में यहाँ क्वेश्चन में दिया, अगर मैं नामकरण करूँ, इसको A, इसको B, इसको C, इसको D मान लो, तो देख लो आपके पास AB का जो वैल्यू है वही आपके पास BC का वैल्यू, क्योंकि देख लो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि AB बराबर है BC का, और जो BC है वो DC के बराबर है, यानी कि BC जो है वो DC के बराबर में है, और जो आपके पास DC वो AB के बराबर में यानी कि AD के बराबर में है। तो देख सकते हो ये चारों भुजाएं आपस में बराबर है, और चारों भुजाएं आपस में किसकी बराबर होती हैं? इन ऑप्शन में अगर बात करूं तो आयत का तो होता नहीं है, समांतर चतुर्भुज का कोई गारंटी है नहीं। अच्छा, इनमें से कोई नहीं होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे वर्ग अभी जिंदा है, ठीक है, तो इसीलिए वर्ग से आंसर हो जाएगा, वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि वर्ग का परिमाप क्या होता है? भाई साहब वर्ग का जो परिमाप होता है वो क्या होता है? अब आपके लिए छोड़ दूं क्या? चलो बता ही देता हूँ, सुनो। ये आपके पास एक वर्ग हो गया, ठीक है, वर्ग हो गया। तो जो वर्ग का जो ये बाउंड्री है आपके पास, ये जो दीवार दिख रहा है, इस दीवार की ही दूरी को हम लोग परिमाप बोलते हैं, ठीक है। तो पता है आपके पास वर्ग का अगर एक भुजा का मान अगर a है तो सभी भुजाओं का मान क्या होगा? a ही होगा। चलो, या फिर यूं बोलो कि देख लो आपके पास 4 भुजा है, तो आपके पास इसको लिख सकते हो ना, 4 गुना a, तब आपका आराम से परिमाप निकल जाएगा। या फिर सीधा सीधी में बोलूँ तो अगर आप लोग सभी परिमाप मैंने सभी भुजाओं को जोड़ दो, a प्लस का a प्लस का a प्लस का, यानी कि 4 गो है तो चारों a को जोड़ दोगे, देखो तो यहाँ पे 4 है तो मैं डायरेक्ट इसको 4a लिख सकता हूँ ना। तो 4 यानी क्या हो जाएगा? एक क्या? एक भुजा है, यानी कि 4 गुने भुजा आप लोग लिख सकते हो। बाकी डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, 4 गुने भुजा आपका वर्ग का परिमाप होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि वर्ग का एक भुजा की लंबाई आपके पास a है तो क्षेत्रफल क्या होगा? भाई साहब वर्ग का एक भुजा का लंबाई अगर a है तो सभी भुजा की लंबाई क्या होगा? a ही होगा। क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? जाहिर सी बात है, क्षेत्रफल क्या होता है आपके पास? ए स्क्वायर होता है, भुजा गुणे भुजा, या फिर इसको चाहे ए गुना ए लिखो, चाहे आप लोग ए स्क्वायर लिखो, बात बराबर ही है, ठीक है। तो आपके पास जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा है कि किसी बंद आकृति का चारों ओर एक चक्कर लगाने में किया गया दूरी को क्या कहते हैं? परिमाप कहते हैं। अभी मैंने थोड़ा देर पहले यहाँ पे दिखाया था आपको, ये देख लो कौन सा क्वेश्चन था? ये क्वेश्चन देख लो, मैंने बोला था कि ये जो आप लोग बाउंड्री को इस प्रकार से चारों तरफ से चक्कर लगा गए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परिमाप बोलते हैं। तो वर्ग का परिमाप क्या होगा? हम लोगों ने चारों भुजाओं को जोड़ दिया था, जो कि आपके पास 4a के बराबर था, जो कि वर्ग का परिमाप होता है। उसी प्रकार से यहाँ पे जो आपके पास क्वेश्चन हो जाएगा, किसी बंद आकृति के चारों ओर एक चक्कर लगाने को क्या करते हैं हम लोग? उसका परिमाप बोलते हैं, यानी कि सी नंबर ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। लिखा कि पाई एक अपरिमेय संख्या। इस क्वेश्चन के लिए ताली जरूर बनती है, क्योंकि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट विषय प्रश्न है, याद रख लीजिएगा। पाई तो एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, परंतु जो पाई का वैल्यू है वो आपके पास
पाई का जो वैल्यू होता है आपके पास 22/7, इस 22/7 की मैं बात कर रहा हूँ, ये एक परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है। पर पाई का वैल्यू खाली 22/7 ही नहीं होता है, और एक वैल्यू होता है जो 3.14 के समथिंग होता है, ठीक है, 3.14, ये और भी आगे बढ़ता चला जाता है। तो ये जो वैल्यू होता है ये भी वापस से आपके पास, यानी कि पाई का जो वैल्यू होता है आपके पास 3.14 और इस प्रकार से और कुछ समथिंग समथिंग अंदाजे जो मन सो आते जाता है, ठीक है। आप लोग देखोगे पाई का वैल्यू तो पता चलेगा। तो ये भी वैल्यू आपके पास एक अपरिमेय संख्या, देखो ना कितना खतरनाक खेल है ना। पाई, अगर मैं सिर्फ पाई की बात करूँ तो ये अपरिमेय हो गया। अच्छा, पाई का वैल्यू अगर मैं 3.14 इस तरह से जो आता है उसको लूँ तो वो भी एक अपरिमेय संख्या होगा। लेकिन अगर मैं पाई का वैल्यू 22/7 लूँ तो वो एक परिमेय संख्या होगा, याद रख लीजिए बात। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, तो इस प्रकार से होता है, और चीज़ याद रख लीजिएगा, जो 22/7 हो जाता है ये पाई का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है। पाई का जो एग्जैक्ट वैल्यू होता है वो ये वाला होता है, 3.14 ये वाला जो समथिंग में आता है वो वाला, ठीक है। पर 22/7 ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यू होता है पाई का, ठीक है। तो चलो हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे तो बढ़ने का क्वेश्चन है नहीं, क्योंकि हम लोगों ने 15% को कंप्लीट कर दिया। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल का आइकन ऑल पे जरूर सेट कर लीजिएगा। साथ साथ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और जो मैं क्वेश्चंस पूछता हूँ उसका जवाब देने की जरूर कोशिश कीजिएगा कमेंट में, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आपका दिन शुभ हो।